अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आज से एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 या एडीसी पार्ट 2 के अंदर जो पढ़ाई जा रही है कराची यूनिवर्सिटी से, जिसका एग्ज़ाम होता है, आपके सामने ये पेटी वाला की किताब नज़र आ रही है एडवांस अकाउंटिंग की। मुझे यही अभी मिली है किताब, तो मैं आपके सामने ये किताब शो कर रहा हूँ। पढ़ाऊँगा तो मैं अपने पास से समझाऊँगा, लेकिन इस किताब की मैं प्रॉब्लम देख लूँगा क्या है। मेरे पास यही अवेलेबल थी। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर करें। मैं यहाँ से आपके लिए इस चैनल से तैयारी कराना शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पहले शुरू में वो इम्पोर्टेंट सवालात करा दूँगा जो आपको इम्तहान के अंदर आने के चांसेस होंगे। ये किताब आपके सामने मैंने आपको डिस्प्ले कर दी है, किताब एडवांस मेमोरी। तो आज से हम देखते हैं, अभी इसको किताब खोल के पहला टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है वो शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं बताता रहूँ आप इसी तरह अमल करते जाइएगा, इंशाल्लाह आप हल कर सकते हैं। एडवांस अकाउंटिंग ज़रा थोड़ा मुश्किल होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होता है। ये चैप्टर 1 इसमें दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट सेल्स का। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इंस्टॉलमेंट सेल्स का। जिनके पास किताब नहीं है तो वो देख लें, और जिनका किताब है वो किताब खोल के देख लें। इंस्टॉलमेंट सेल्स का यहाँ बताया गया है कि इंस्टॉलमेंट सेल्स जो आपको सबको हर आदमी को पता है, किस्तों पर जो सेल होती है। हर जगह हम जाते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल की दुकानें खुली होती हैं, वहाँ से हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम ख़रीदते हैं। कैश में कीमत कम होती है, और अगर अब उसको हम उसकी पेमेंट जो है फ्यूचर में दें 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद, तो लाजमी है कि उसकी पेमेंट कैश के मुकाबले में ज़्यादा होगी, क्योंकि वक्त के हिसाब से इन्फ्लेशन भी होती जाती है, कीमतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा लेते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अगर कोई चीज़ 93,000 की है और आप 1 साल के लिए कह रहे हैं किस्तों में मुझे दे दें वो चीज़, तो लाजमी है कि वो आपसे 1,20,000 1,15,000 मांगेगा, जो भी उसकी पॉलिसी चल रही होगी परसेंटेज की, उसके मुताबिक। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर जो है क्या होता है कि सबसे पहले एक शहरी जो ख़रीदना चाहता है, जिसकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो जाके कैश के अंदर अशिया ख़रीद ले, वो इंस्टॉलमेंट सेल की दुकान पे जाता है। अपनी ज़रूरत के आइटम, जैसे फ़र्ज़ करें कोई शख्स फ्रिज ख़रीदना चाहता है, उसका पास फ्रिज नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कैश में नया फ्रिज ख़रीद सके। दुकान पे जाता है तो पता चलता है कि कैश में अगर फ्रिज ख़रीदता है वो उसके मुताबिक जो उसकी ज़रूरत थी, तो वो उसको 93,000 का मिल रहा है। अब 93,000 उसकी जेब में नहीं है, उसकी जेब में 20-25 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, उसके अलावा और पैसे नहीं हैं। तो अब उसको दुकानदार जो है दूसरा प्लान बताता है कि अगर आपके पास कैश नहीं है एक साथ 93,000 का, तो हम आपके लिए सहूलत दे रहे हैं। हम इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों पे आप हमें ये अदायगी कर सकते हैं, लेकिन किस्तों के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे अमल करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान इस तरह वो बताएगा कि हम आपसे इस किस्तों पे 1,20,000 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी आपको, और शुरू के अंदर आप जो है डाउन पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट माने जिस वक्त हम कोई चीज़ लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो पेमेंट करते हैं कैश की, उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल की अकाउंटिंग डाउन पेमेंट। ठीक है, एडवांस में जो पेमेंट देते हैं उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। आप 30,000 रुपये की हमें अभी डाउन पेमेंट कर दें, और बाकी आपकी जो है जो डिफरेंस अमाउंट बनेगा 1,20,000 में से, उसकी हम 1 साल की किस्तें बना देते हैं। 8,000 या 9,000 रुपये की किस्त बनेगी, वो उसको किस्त बना देता है। ये उसको सूटेबल लगता है कि ठीक है, मेरे पास फ्रिज भी आ जाएगा और 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये जेब में पड़े, वो देकर मैं फ्रिज ले आता हूँ, मेरा अपना काम भी चलता रहेगा, और आहिस्ता तनख्वाह से मैं हर महीने उनको 9,000 रुपये की, 8,000 रुपये, 8,500 की, 9,000 की जो किस्त बनेगी वो देता रहूँगा। इस तरह 1 साल के प्रोग्राम में के अंदर एक शख्स जो है अपनी अशिया ले जाता है, और जो है और दुकानदार जो होता है, जो इंस्टॉलमेंट सेल कर रहा होता है, सेलर जो होता है, वेंडर जो होता है, वो हर माह जो है किस्त वसूल करता रहता है। इस तरह उसको जो है 12 महीने में अपनी जो है चीज़ भी बिक जाती है, उसकी कैश प्राइस से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जो उसका प्रॉफिट होता है इंस्टॉलमेंट आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेने का, जो उसका प्रॉफिट होता है वो भी मिल जाता है। ये कारोबार इस तरह चलता है इंस्टॉलमेंट सेल का। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई हैं, एक लिखा है हायर परचेज़ और एक लिखा है इंस्टॉलमेंट सेल। हायर परचेज़ और इंस्टॉलमेंट सेल में फ़र्क ये होता है, जब हम इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं दुकानदार, जैसी हमारा एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट सेल का एग्रीमेंट साइन हो जाता है, 2 गवाहों के सिग्नेचर हो जाते हैं, हम एडवांस पेमेंट यानी डाउन पेमेंट उसको दे देते हैं, अशिया अपने कब्ज़े में ले लेते हैं,
तो हमें ओनरशिप जो है उस चीज़ की उसी दिन मिल जाती है, उसी वक्त जिस वक्त अशिया आपको हैंड ओवर हो जाती है। तो इंस्टॉलमेंट सेल में ओनरशिप उसी वक्त हैंड ओवर रहती है। लेकिन अगर यही काम हम हायर परचेज में करते हैं तो सारा काम वही होता है जो इंस्टॉलमेंट सेल में होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल में, हायर परचेज के अंदर आपको ओनरशिप उस वक्त नहीं मिलती जिस वक्त आपको अशिया मिल जाती है डाउन पेमेंट दे के, एग्रीमेंट साइन करके। ओनरशिप आपको उस वक्त मिलती है जिस वक्त आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, उसके बाद तमाम किस्तें पे करने के बाद ओनरशिप दी जाती है। बस ये फ़र्क होता है, बाकी तमाम चीज़ें सेम होती हैं, पार्टियों का नाम चेंज होता है। हायर परचेज़ में जो ख़रीदार होता है उसको परचेज़र कहते हैं, और जो बेचने वाला होता है उसको सेलर कहते हैं। जबकि इंस्टॉलमेंट सेल में जो ख़रीदार होता है उसको बायर कहते हैं और बेचने वाले को सेलर कहते हैं। और दूसरी में जो बताया इसके अंदर ओनरशिप पासिस होती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जब ओनरशिप दी जाती है हायर परचेज के अंदर। इंस्टॉलमेंट सेल में ओनरशिप उसी वक्त आपको ट्रांसफ़र हो जाती है जिस वक्त आपको अशिया दी जाती है। अच्छा, हायर परचेज़ के अंदर क्या होता है, जब जो है यूज़र जो होता है, परचेज़र जो होता है, जब उसकी किस्तें नहीं अदा करता है तो वो उसको रीपरचेज़ कर लेता है, दोबारा चीज़ को उठा के ले आता है, अपने कब्ज़े में कर लेता है, और उसके बाद जो है जितना भी पैसा जो होता है सब फ़ॉरफ़िट सब ज़ब्त कर लेता है। और इंस्टॉलमेंट सेल में इनके पास जो राइट होता है वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर देता है अपना बकिया बैलेंस लेने के लिए। उसके बाद रीपजेस करने की कोई इख्तियार नहीं होती अशिया को। इंस्टॉलमेंट सेल में रीपजेस नहीं कर सकता वो, अशिया को दोबारा अपने कब्ज़े में ले जा नहीं सकता है। सिर्फ क्या करेगा, जितने पैसे की वो पेमेंट नहीं कर रहा उसके ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा इंस्टॉलमेंट सेल में। जबकि हायर परचेज में अशिया को दोबारा उठा के लिया, 2 किस्तें नहीं देंगे, वो अशिया वो अपने कब्ज़े में वापस ले आएगा और जितने पैसे आपने दिए होंगे वो सब ज़ब्त कर लेगा। ये फ़र्क होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एज द बायर इन द लीगल पोजीशन ऑफ बैली ही हैज़ नो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। एज हायर परचेज में जो ख़रीदार होता है इंस्टॉलमेंट में जो ख़रीद के लाता है उसके बाद इख्तियार नहीं होता कि वो आगे किसी को रीसेल कर दे आइटम में। लेकिन यहाँ चूँकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी उसके बाद राइट होता है कि वो किसी को चाहे तो इसको बेच सकता है इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर। ये इसके अंदर फ़र्क थे, मैंने आपको बता दिए हैं। इंस्टॉलमेंट सेल थियोरेटिकल था, और इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर जो कैश प्राइस से का लफ्ज़ बताया है, कैश प्राइस मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ पे कैश प्राइस होती है जिसमें कम कीमत होती है, उसी वक्त आप पेमेंट करते हो और अशिया ले लेते हो अपने पास। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर चूँकि आप उसी वक्त अशिया तो ले लेते हो लेकिन पेमेंट पूरी नहीं करते, पेमेंट आप इन फ्यूचर में करते हो, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी मिकदार में करते हो, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर करते हो, इसलिए उसके अंदर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। इंस्टॉलमेंट सेल की हमेशा रेगुलर सेल से ज़्यादा प्राइस होती है। ठीक है। इंस्टॉलमेंट सेल का जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस, इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस कैसे तय की जाती है, उसमें कैश प्राइस रखते हैं प्लस कुछ इंटरेस्ट या प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट सेल की प्राइस तय हो जाती है। ये फार्मूला है इंस्टॉलमेंट सेल्स का, दिखाया इन्होंने। इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस इज इक्वल टू, किताब में दिखाया इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस कैसे मालूम होती है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जितना भी वो इंटरेस्ट लेता है जिसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप, ये इंटरेस्ट, उन दोनों को जमा कर लो तो आपका इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस आ जाती है। ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो कैश प्राइस आ जाएगी, ये दूसरी हो जाए, जिसको इधर ले आके माइनस कर दो इक्वेशन को तो कैश प्राइस आ जाएगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स क्या हैं, इसके जो स्टेप्स हैं करने के बताएं इसके अंदर स्टेप्स। स्टूडेंट ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर पासिंग एनी एंट्री इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जब इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर कोई एंट्री पास करेंगे अपने जर्नल के अंदर तो कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे, वो स्टेप्स ये बता रहे हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेशन करनी है, आपने एंट्री करने से पहले कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेशन करनी है फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, DGP। आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जैसे किसी अशिया की कैश प्राइस है, कैश प्राइस में जो इंटरेस्ट होता है कितना 12 महीने के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तमाम तो 12 महीने तक जितने भी चार्ज करेगा इजाफी पैसे इंटरेस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी वो प्रॉफिट जो अभी आपका प्रॉफिट हुआ नहीं है, जैसे जैसे आपकी किस्तें आती जाएंगी उसमें से प्रॉफिट आपका रियलाइज़ होता जाएगा। और 12 महीने का अगर प्लान है तो 12 महीने के बाद तमाम किस्तें आ जाने के बाद मुकम्मल डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर।
ठीक है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर के अंदर जैसी इंस्टॉलमेंट हमें कलेक्शन आती जाएगी, कलेक्शन के अंदर हम कमाते जाएंगे, उसको बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, फ्यूचर में कमाया जाने वाला मुनाफा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल फ्यूचर में मुकम्मल होती हैं, उसकी किस्तें तो फ्यूचर तक चलता है ये, जैसे जैसे किस्तें आती जाती हैं वैसे वैसे उतना उसका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता जाता है। तो पहले ही कैलकुलेशन आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की करनी है, यानी इंस्टॉलमेंट सेल में कितना इजाफी अमाउंट जो कैश प्राइस के मुकाबले में हमसे ले रहा है वो कितना अमाउंट है, इजाफी अमाउंट कितना ले रहा है। अब इसमें खाली वही नहीं है कैश प्राइस, इसमें कॉस्ट से चलेंगे। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कैश प्राइस आपकी 1 लाख रुपए की है और इंस्टॉलमेंट सेल जो है आपकी 1,20,000 रुपये की है, नहीं ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस आपकी 1,20,000 रुपये की है, तो ये 1,20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट सेल्स आपको दे रहा है। इसने दुकानदार ने ये अशिया ख़रीदी कितने की थी, हम ख़रीद कीमत से देखेंगे इसको। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की थी, कॉस्ट जो इसने सोल्ड किया हमको इंस्टॉलमेंट पे, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, यानी दुकानदार की ख़रीद कीमत और दुकानदार की इंस्टॉलमेंट प्राइस पर बेची हुई कीमत का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि जब वो कैश में बेचता है वहाँ भी तो प्रॉफिट रखता है अपना। जब कैश में कोई चीज़ बेचेगा, जब भी उसका जो है अगर 90,000 की कोई चीज़ कैश में बेच रहा है तो वहाँ भी वो 5-10,000 रुपये तो कमा ही रहा होगा ना। तो उसकी असल कीमत जो उसने खरीदी होगी वो 80,000 रुपये होगी, तो 90,000 की बेच रहा होगा, 10,000 प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो 80,000 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसी तरह इंस्टॉलमेंट सेल के तरफ बेच रहा है वो 1,93,000 रुपये की, तो अब उसकी जो कॉस्ट जिसमें का उसने ख़रीदा था उस कीमत को माइनस करेंगे जो दुकानदार ने जितने की चीज़ खरीदी थी उसको कॉस्ट पड़ी थी। ठीक है, तो ये इन्होंने कैलकुलेशन बताई है। टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स यानी वो कंज्यूमर को जितने अमाउंट की किस्तों में बेच रहा है, 1 साल के प्लान पे या 2 साल के प्लान पे जितने अमाउंट की बेच रहा है, फ़र्ज़ करें बेच रहा है वो 4 लाख रुपए की बेच रहा है, एक कार बेच रहा है 4 लाख रुपये, ये 10 लाख रुपए की एक कार किस्तों में बेच रहा है, तो हम ये इंस्टॉलमेंट सेल्स है कि 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे फ्यूचर में 1 साल के बाद। तो ये अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसने कितना मुनाफा कमाएगा 1 साल के बाद, जब इसको ये पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो इसका असल मुनाफा कितना होगा। ठीक है, तो इसमें से वो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड, क्योंकि हर दुकानदार को पता होता है कि ये जो अशिया मैंने बेची है इंस्टॉलमेंट पे, ये मैंने ख़रीदी कितने की, जो उसने ख़रीदी थी वो कीमत यहाँ से माइनस कर देंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर वो माइनस कर दो तो ये सारा मुनाफा है जो उसने कमाया या कमाएगा। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कमाएगा, और जब पैसे मिल जाएंगे पूरे इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक 12 महीने में पैसे मिल जाएंगे तो उसने कमा लिया, उसको ये कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट RGP के अंदर, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुआ, अभी तो डेफर्ड है, मुस्तकबिल में फ्यूचर में मिलेगा इसको। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है। पहला सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल होने से इसका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यानी फ्यूचर में जो मुनाफा कमा रहा है इस अशिया से वो कितना मुनाफा है, उसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। फ्यूचर में जो कमाएगा, जब ये अमाउंट मालूम हो जाएगा तो सेकंड स्टेप इस अमाउंट की परसेंटेज मालूम करेंगे कि इसकी परसेंटेज क्या बनती है। सेकंड स्टेप में कैलकुलेट, दूसरा स्टेप है, मैंने बहुत बड़ा किया था, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डाउन पेमेंट का लफ्ज़ पहले बताया। डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है जो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट अशिया हमारे कब्ज़े में आती है, हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, और जो एडवांस में अशिया लेते वक्त हम पेमेंट करते हैं दुकानदार को, इंस्टॉलमेंट की चीज़ को लेते वक्त जो पेमेंट करते हैं उस एडवांस पेमेंट को हम डाउन पेमेंट कहते हैं। ये बताया अंडर दिस परचेज एज वेल एज इंस्टॉलमेंट सिस्टम नॉर्मली द बायर इज़ रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट दुकान के ऊपर किसी फ्रिज वगैरह को लेने का किस्तों पर, तो उस वक्त उसको जो पैसे देना पड़ते हैं जिसको हम एडवांस बोलते हैं आम ज़बान में, लेकिन अकाउंटिंग ज़बान में उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। दिस इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस आती है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस होती है, ये डाउन पेमेंट होती है। ये स्टेप्स बता रहे हैं, आप एंट्री करने से पहले कौन कौन सी कैलकुलेशन करेंगे वो बता रहे हैं। कंप्यूटेशन, पहला कंप्यूटेशन होगा कि आपके जो है डाउन पेमेंट वो आप सबसे पहले डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे DGP। वो मालूम करने का तरीका ये है कि इंस्टॉलमेंट सेल्स की प्राइस सवाल में दे दी होगी और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल
कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड या इंस्टॉलमेंट सेल की प्राइस भी सवाल में दे दी गई। दोनों प्राइस सवाल के अंदर दे दी जाएंगी। अगर प्राइस नहीं दी होगी तो इनकी परसेंटेज दी जाएगी, कुछ ना कुछ एक इशारा दिया जाएगा जिससे कर सकेंगे। तो इंस्टॉलमेंट सेल में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस कर दें तो आपके पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी हासिल करने वाला मुनाफा, कितना मुनाफा मुस्तकबिल में हासिल किया जाएगा वो आ जाएगा। जब ये मुनाफा आ जाएगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये दिया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी परसेंटेज ऑफ DGP ग्रॉस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। सबसे पहले ये अमाउंट ऊपर लिखेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लिखेंगे, ज़रब देंगे 100 से। सवाल में जितना भी आप मालूम करेंगे ना पहली कैलकुलेशन में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, उस अमाउंट को ऊपर रखेंगे, उसको ज़रब देंगे 100 से, फिर तकसीम कर देंगे और इंस्टॉलमेंट सेल के अमाउंट से, जो टोटल इंस्टॉलमेंट सेल का जितना भी अमाउंट आपको सवाल में दिया है उसे तकसीम कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी इंस्टॉलमेंट सेल की। जो बता रहा हूँ इसी तरीके से आप करिएगा, मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, या अभी आपको इसी किताब से थोड़ा थियोरेटिकल समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। आपकी बीकॉम की एडवांस अकाउंटिंग की किताब है ये। फिर इन्होंने नोट के अंदर बताया इफ़ इंस्टॉलमेंट सेल्स वैल्यू इज़ नॉट गिवन, अगर सवाल में इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू नहीं पता, यूज़ दी फॉलोइंग फार्मूला, फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज सवाल में दी गई है वो मालूम कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना सवाल में दिया गया, सवाल में दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, तलाश करेंगे सवाल में। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का और ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, अगर ये दोनों दिए हैं और तो हमको परसेंटेज मिल जाएगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। ज़रा 100 से देंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। जब आपको बताया कि 25% प्रॉफिट है इसके अंदर तो आप 25% प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लो इंस्टॉलमेंट प्राइस के अंदर, ठीक है ना। 25% प्रॉफिट, 100% कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट प्राइस आपके पास 125% आ गई। आप फिर लिखेंगे 125% को ऊपर कोई भी अमाउंट जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो भी उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज के अंदर, 125 से ज़रब देंगे, उसको तकसीम कर देंगे जो है 100 से, तो आपके पास उसका फुल इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट आ जाएगा। जब हम करेंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह आपको। फिर स्टेप 3 के अंदर आपने क्या कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब जैसे ही आपके पास कलेक्शन आएगी, आपने ले लिया, शुरू कर दिया काम, अब पैसे वसूल होने शुरू हो गए दुकानदार के बाद जैसे ही पैसे वसूल होंगे कस्टमर से जो है इंस्टॉलमेंट की शक्ल के अंदर, तो उसके 2 हिस्से बनाएगा वो। एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी जो असल कीमत है उस कीस में से एक असली कीमत को अलग करेगा और जो मुनाफा कमा रहा है वो अलग करेगा, दोनों काम करेगा एक ही किस। अगर फर्ज करें 10,000 की केस आती है और उसका 25% डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 10,000 को 25% से ज़रब देगा तो उसका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था, अब चूँकि किस पैसा मिल गया है, वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो 25% है वो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RGP मालूम करेगा, रियलाइज ग्रॉस कलेक्शन में मल्टीप्लाई करेगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, तो आपको RGP मालूम हो जाएगा। जितने का RGP का अमाउंट होगा और जो बाकी अमाउंट कलेक्शन हो जाएगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल कीमत की वापसी है। तो साथ साथ असल कीमत की वापसी भी लेता रहेगा और साथ साथ मुनाफा भी लेता रहेगा वो। फिर इसके बाद जब आप ये RGP मालूम कर लेंगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला आपको नजर है। अमाउंट कैश कलेक्टेड, जितना भी अमाउंट 10,000 की किस्त ली है तो यहाँ 10,000 लिख देंगे। ज़रा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने ऊपर मालूम करना सीखिए अभी, उसकी परसेंटेज यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर चौथी है कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिफ़ॉल्ट। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर जो है 1 महीने का नोटिस दे दिया, 2 महीने का दुकानदार ने नोटिस दे दिया, 3 महीने का नोटिस दे दिया, वो पेमेंट नहीं कर रहा होता, तो 3 महीने के बाद जो है वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है दुकानदार के बाद। दुकानदार कानूनी कार्रवाई करके उस चीज़ को अपने कब्जे में वापस ले लेता है, रीपरचेज कर लेता है। जब रीपरचेज करके लेकर आ जाता है तो उसकी जितनी भी किस्त जो भी उसने पेमेंट की होती है कस्टमर ने पास्ट के अंदर, वो सब फोरफिट हो जाती हैं, जब्त हो जाती हैं। अब कोई पैसा उसको वापस नहीं करता, अब अपनी वापसी दोबारा कब्जे में ली हुई चीज़ को मार्केट में बेचता है। मार्केट में जो उसकी कीमत है उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, शक्ल उसकी जैसी कंडीशन होगी उससे कम भी मिल सकती है। अगर ज़्यादा मिल गई तो गेन कर लेगा, गेन हो जाएगा, गेन माने मुनाफा हो जाएगा उस अशिया पे, रीपरचेज की हुई अशिया पे। और अगर कम मिली तो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन रीपोजिशन, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन बताइए उन्होंने, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, कितना अमाउंट ख़त्म हो गया रिकॉर्ड से, ठीक है ना। और उसमें से लेस करेगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और उस राइट ऑफ पे जितना मुनाफा अभी नहीं मिला
जो हमें फ्यूचर में मिलना था, अब उतना मुनाफे को माइनस कर दो, क्योंकि अब तो वो चीज़ हमने वापस कब्जे में ले लिया, वो मुनाफा मिलेगा नहीं, निकाल दो, तो वो कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा पूरा। निकाल दिया तो ये बुक वैल्यू ऑफ रिपर्चेज गुड्स ये कॉस्ट के ऊपर आ गई। अब इसको मार्केट में बेचेगा, ये कॉस्ट वाली चीज़ इसको इससे ज़्यादा मिलती है या यही वैल्यू मिलेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इससे ज़्यादा मिलती है तो गेन कर देगा, गेन माने मुनाफा होता है, और इससे कम मिलती है तो लॉस हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिपर्चेज जो भी वैल्यू मिल रही है उसमें से निकाल दो, अगर ज़्यादा बचती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस में आता नेगेटिव में आता है तो लॉस हो जाएगा उनसे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये अब इसके बाद उन्होंने आपको फॉर्मेट बना के दिया है। जब आप ये सारा कंप्यूटेशन कर लें तो आपके पास एंट्रीज़ के इन्होंने फॉर्मेट बना के दिया, एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ सेलर्स। सेलर की बुक में जो पहली एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेगा। फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए की जो है कार खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे, तो वो यहाँ करेगा 10 लाख रुपए कस्टमर से वसूल करने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल होता है ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और जो है अशिया बेच दी उसने, कार बेच दी, कार क्रेडिट, या एक नॉर्मल एंट्री बनती है, जनरल एंट्री। जब किसी को उधार पे बेचते हैं तो 10 लाख रुपए की उधार में कार बेची तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेगा और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे वहाँ रेगुलर सेल होती है, यहाँ इंस्टॉलमेंट सेल नाम एडजेक्टिव लगा दिया सिर्फ इंस्टॉलमेंट का, लेकिन अगर देखो इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ को हटा दो तो वही रेगुलर हो गई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है ना। तो ये एंट्री बनेगी, ये वही एंट्री है जो नॉर्मल से होती है, बस लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट साथ लग गया। अब उसके बाद जब उसको डाउन पेमेंट उसी वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, कुछ पैसे उसको मिलेंगे उसी वक्त दुकानदार को उससे, कंज्यूमर से, तो वो पैसे को डाउन पेमेंट को डेबिट करेगा, कैश को डेबिट करेगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा उतना अमाउंट से। इंस्टॉलमेंट 10 लाख की थी, 10 लाख में जितने पैसे मिल गए वो क्रेडिट कर देगा। टू रिकॉर्ड दी कैश कलेक्शन, यहाँ ऊपर वाली में नरेशन कर दी बाजार, टू रिकॉर्ड दी इंस्टॉलमेंट सेल नहीं होती, ये इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ये डाउन पेमेंट वसूल करने की एंट्री है। उसी वक्त ये दो एंट्रियाँ तो उसी वक्त बन जाएंगी दुकान के अंदर ही। इसके बाद अब आपको प्लान दे दिया है 12 महीने का, जितने महीने का भी आपने प्लान लिया है पेमेंट करने का, ये यहाँ से एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री शुरू हो जाती है सारी की सारी। अब सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल को क्या करेगा, क्लोज करेगा। ये इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट हुई भी है, इस अकाउंट को क्लोज कर दे। क्लोज का तो आपको पता ही है, जो चीज़ क्रेडिट होती है वो डेबिट हो जाती है, जो डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाती है। ये एंट्री उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये क्लोज किया। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेगा, नहीं अभी क्लोज करने से पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा, क्लोज करने से पहले उसकी असल कीमत जो उसने खरीदी थी ना, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड करेगा। अभी तक खरीद कीमत मौजूद नहीं है यहाँ पर, अब ये खरीद कीमत को रिकॉर्ड करेगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को डेबिट करेगा, और मर्चेंडाइज जो कि चली गई, कार चली गई आपकी मर्चेंडाइज थी, उसको क्रेडिट कर देगा। ये कॉस्टिंग एंट्री है, इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करी है इसने। टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, अब हमारे पास सेल पे भी रिकॉर्ड हो गई है, हमारे पास डाउन पेमेंट की रिकॉर्ड एंट्री हो गई, कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट भी मौजूद है, इंस्टॉलमेंट सेल भी मौजूद है। अब ये क्या करेगा, क्लोजिंग एंट्री पास करेगा, किसकी, इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करेगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दोनों को क्लोज करेगा। तो रिकॉर्ड क्या करेगा सर, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाला मुनाफा रिकॉर्ड करेगा ये। तो इन्होंने जो ये कॉस्ट की जो एंट्री रिकॉर्ड करी है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेगा, ये क्रेडिट कर देगा इसको। ये इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। ऊपर वाली एंट्री में जो इंस्टॉलमेंट सेल को क्रेडिट किया था, जितने भी अमाउंट है उसको डेबिट कर देगा, इंस्टॉलमेंट सेल को डेबिट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, कॉस्ट क्रेडिट हुई है और इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट हुआ है, दोनों डिफरेंस जो होगा वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है, अभी पहली बार रिकॉर्ड हुआ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जो फ्यूचर में मुनाफा कमाएंगे ये एंट्री पास करेंगे। यानी इंस्टॉलमेंट सेल को डेबिट कर देंगे, ये क्लोज हो चुका है अकाउंट, चूँकि अशिया आपके पास सेल हो चुकी जा चुकी है, जो उसकी कॉस्ट थी उसको भी क्लोज कर देंगे। ये डेबिट होती थी कॉस्ट, रिकॉर्ड होने के बाद इसको क्लोज कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। और रिकॉर्ड क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है, जितने अमाउंट का डिफरेंस अमाउंट है जो वो प्रॉफिट की शक्ल में कमाएगा। नरेशन टू क्लोज द इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा, जो है अब जो इसके पास कलेक्शन, जैसे जैसे कलेक्शन आती जाएगी, हर कलेक्शन में से जो है मुनाफा मालूम करता रहेगा, रियलाइज प्रॉफिट कितना आता है ये अप्लाई करके अपना रियलाइज मुनाफा निकालता रहेगा, और रियलाइज मुनाफे की एंट्री पास करता रहेगा। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसको क्लोज करेगा उतने अमाउंट से जितने का इसको मुनाफा किसके जरिए, हर किस में जितना जितना मुनाफा मिलता जाएगा उतने से ये एंट्री पास करता जाएगा हर किस के अंदर। यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करेगा, वो कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, रियलाइज प्रॉफिट, जितना मुनाफा मैंने कमा लिया है। ठीक है ना। 10,000 की किस्त है, 10,000 की इसमें हो सकता है 2,000 का मुनाफा हो, तो 2,000 से डेफर्ड ग्रॉस को डेबिट करेगा और 2,000 से
रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट कर देगा। टू रिकॉर्ड दी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को, और जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो पहले से रिकॉर्ड हुआ है उसका एक पार्ट जितना मिल गया है उसको ख़त्म कर रहे हैं डेबिट करके। इसी तरीके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को भी, चूँकि हमारी मेन आमदनी है, इसको भी क्लोज कर देंगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो अमाउंट आपका यहाँ पर आया होगा उसको डेबिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, साथ साथ क्लोज कर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट किया, और किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट से क्लोज कर देंगे। ये सब चलाएगा वैसे में। इस तरह ये एंट्रीज फॉर डिफ़ॉल्ट की एंट्री बता दी। जब कस्टमर जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं करता, दुकानदार चीज़ को कानूनी कार्रवाई करने के बाद अपने कब्जे में दोबारा ले आता है, उसके तमाम पैसे जब्त हो जाते हैं। अब चीज़ की कंडीशन के ऊपर उसको मार्केट में सेल करता है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी हो सकती है, हमने पहले ऊपर बताया था। तो अब ये इसकी एंट्री ऐसी है, रीपर्चेज मर्चेंडाइज की जो मार्केट वैल्यू इस वक्त होगी जितनी मिल रही है उसको डेबिट कर देगा। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट नॉट टू बी रियलाइज्ड, कितना, अब मुनाफा चूँकि उसने चीज़ को अपने कब्जे में ले ली है, अब कस्टमर से मुनाफा तो मिल नहीं सकता, तो उस मुनाफे को भी क्लोज कर देगा ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करके, जितना भी अमाउंट बनता है उसके ऊपर। लॉस, अगर बेचने पे मार्केट वैल्यू कम मिलती है तो लॉस और डिफॉल्ट को डेबिट करेगा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ है उसको क्रेडिट कर देगा। ये एंट्रियाँ हैं। ये फॉर्मेट की एंट्री मैंने समझा दी आपको। और उसके बाद एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ परचेजर की बुक की एंट्री आपने नहीं करनी है, इन्होंने करा दी है। परचेजर की एंट्री एग्जाम में नहीं मांगते, लिहाजा मैं नहीं कराता उसको आपको। अब उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज है, इनकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं लेक्चर सिर्फ यहीं तक रखता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम पे जो है ना मैं आपको हल करके बताऊंगा सवालात को, अपने हैंड राइटिंग में सॉल्व करके। ये मैंने आपको किताब का फॉर्मेट बता दिया, जो स्टूडेंट समझ सकते हैं। किताब के फॉर्मेट को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो अपनी कोशिश करते जाएं, और बाकी स्टूडेंट जो नहीं समझ पाएंगे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से इसको सॉल्व करना चाहूँगा। ये एडवांस अकाउंटिंग है, टॉपिक का नाम है इंस्टॉलमेंट सेल्स। इम्तहान में लाजमी आता है, हर पेपर के अंदर इंस्टॉलमेंट सेल का सवाल आता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको ये आपके सवालात पेपर अगर आपको जितना भी आहिस्ता से मिलेगा, अगले साल तक तो ज़्यादा बना दूंगा लेक्चर, लेकिन अभी जितना मौका मिलेगा आपके इम्तान तक तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, कैश फ्लो भी पढ़ाऊँगा यहाँ पे, एब्जॉर्बेशन भी पढ़ाऊँगा यहाँ पे, अमलगमेशन होता है, रिकन्स्ट्रक्शन होती है, इन सब की अगर टाइम मिला तो सारे चीज़ें कराऊँगा। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग कराऊँगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है वो बनाना सिखाऊँगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेशियोज एनालिसिस होता है वो किस तरह होता है, इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की किस तरह एंट्रियाँ बनती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। कितना वक्त लगता है आपके इम्तान तक, कितना होता है ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये कि टाइम इसके अंदर लगेगा। मैं कोशिश करना शुरू कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर के अंदर आने वाले स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा हो जाए। और इंग्लिश जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे, तकरीबन मैंने किताब की तो पूरी करा दी है, लेकिन जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते रहेंगे और कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ कराता रहूँगा इंग्लिश स्टूडेंट्स के, इंग्लिश पेपर की तैयारी करने वालों के लिए। चूँकि मेरा ये चैनल है, सभी की मैं कोशिश करूँगा कि सबका फ़ायदा होता है इस चैनल से। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, चैनल अच्छी तरीके से ग्रो करे। हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छी क्वालिटी का लेक्चर देते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।